हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डबल सेडक्शन एपिसोड 38। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उसने अभिमन्यु की तरफ दोबारा नहीं देखा। उसे पता था कि अभिमन्यु अभी भी उसे देख रहा था। अभिमन्यु बहुत देर तक रुका, फिर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। चाहत को जब इसका एहसास हुआ, उसने धीरे से नज़रें उठाकर देखा तो अभिमन्यु अवनी के पास खड़ा था। अभिमन्यु ने इस बार चाहत को नहीं देखा, वहीं अब चाहत अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु के होंठ आगे देखते हुए ही हिल रहे थे। उसे पता था कि उसकी छोटी खरगोश अब परेशान हो जाएगी जब वो उसे नहीं देखेगा। अभिमन्यु यही सोचकर दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था कि चाहत का अगला रिएक्शन क्या होगा। अभिमन्यु बिल्कुल सही था। चाहत के चेहरे पर अब हल्की नाराज़गी थी। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, आप इन्हें क्या हुआ? ये देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वहीं अभिमन्यु अब अवनी से बातें करने लगा। सामने आरती जी नेहा का हाथ पकड़कर बोली, बेटा आज के दिन में तुमने कुछ कहना चाहती हूँ। नेहा ने अपना दूसरा हाथ आरती जी के हाथ में रखा और कहा, कहिए माँ। आरती जी मुस्कुराकर बोली, नेहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी इतनी प्यारी सी बेटी हो। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि सौतेले बच्चे से माँ ज़्यादा प्यार नहीं करती। जब उसका अपना बच्चा हो जाए, मुझे कभी कभी डर भी लगा था कि कहीं मैं आगे जाकर बुरी माँ ना बन जाऊँ। तो क्या होगा? अभय जी से हमेशा इस बात से डर के बारे में बताती। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं कभी ऐसी नहीं बनूंगी, हमेशा तुम्हें प्यार दूंगी। अभिमन्यु, अवनी और रेहान हैरानी से उनकी बातें ही सुन रहे थे। आरती जी आगे बोलती हैं, जब पहली बार शादी करके घर आई थी तब तुम 3 साल की थी। तुम्हें याद नहीं होगा, पर तुमने दूसरे ही दिन से मुझे अपनी मम्मा एक्सेप्ट कर लिया था। उसी दिन से ही एक पत्नी के साथ साथ एक माँ की भी ज़िंदगी जीने लगी थी। रूही में मेरा खून ज़रूर है, पर माँ होने का एहसास पहले तुमसे ही पाया है। आरती जी की आंखों में हल्का आंसू था। अभय जी ने जाकर आरती जी के कंधों पर हाथ रखा। आरती जी ने दूसरे हाथ से अपने आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराकर बोली, यह एहसास बहुत ही अलग होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी बच्ची अब खुद एक नई जान को जन्म देगी। बचपन से आपने जिसको हाथ पकड़कर थामा और उसी तरह एक बच्चा आकर अब उसके हाथ को थामेगा और आगे बढ़ाएगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी बेटा। ईश्वर ने तुम्हारा दिल बहुत साफ बनाया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नेहा ने चेहरे ऊपर किया और मुस्कुराहट के साथ हल्की नम आँखों से आरती जी की तरफ देखकर उनके गले लग गई। नेहा की बायोलॉजिकल मदर तब गुजर गई थी जब नेहा 2 महीने की थी, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस हो गए थे जो बढ़ते ही चले गए। आदिति जी जो आरती जी दोनों बहनें ही थी। दोनों ही समय जी को अच्छे से जानती थी। कैसे वो जल्द ही आगे पता चलेगा। नेहा और साहिल और कर्ण से 2 साल और कुछ महीने छोटी थी। अदिति जी उस वक्त मल्होत्रा पैलेस में ही रहती थी, जिसके बारे में उनके परिवार वालों के अलावा किसी और को नहीं पता था। अदिति जी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, या यूँ कहें कि बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। उनके दिलों और दिमाग में बस विक्रम जी ही चलते थे और साथ ही अभिमन्यु। अदिति जी के पास उस समय जानने के बाद बस यही 2 ही लोग थे, समय जी और आरती जी। साहिल भी अपनी माँ की हालत उस वक्त ज़्यादा नहीं समझ पाता था। माँ का प्यार दुलार उसे मिला ही नहीं जितना एक माँ से मिलना चाहिए। साहिल को बड़ा करने में आरती जी और वानी जी का ही पूरा हाथ था। दोनों ने पूरी कोशिश की थी साहिल को वो प्यार देने की। जब अभय जी बिजनेस और घर दोनों में उलझ गए
तब वानी जी और समय जी ने उनकी मदद की। नेहा का ज़्यादातर बचपन यही मल्होत्रा पैलेस में ही बीता था। उसी बीच आरती जी को, समय जी को और उसी बीच आरती जी और अभय जी के बीच में कुछ खिंचाव महसूस होता था, पर उन्होंने उसे दिल में ही दबा कर रखने की कोशिश की। अभिमन्यु जी, अदिति अपनी बहन अवनी की दिल की हालत बहुत अच्छे से समझ रही थी और वो दिल ही दिल काफी खुश भी थी। उन्होंने ही आरती जी को आगे बढ़ने के लिए कहा। आरती जी ने हिम्मत करके अपने दिल की बात अभय जी के सामने रखी। अभय जी को आरती जी की बातें बुरी लगती थी, पर दोबारा नए रिश्ते में बढ़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। पर वक्त के साथ आरती जी ने कोशिशें करना बंद कर दिया। उन्हें लगा कहीं वो गलत तो नहीं कर रही। उसके बाद वो अभय जी से दूर होने लगी। कभी उनके सामने आती तो वहीं से अपना रास्ता बदल लेती। अभय जी को अब आरती जी का ऐसा दूर जाना खलने लगा था, तो आरती जी उनसे दोबारा मुस्कुराना सीखती थी। जो आरती जी उन्हें दोबारा मुस्कुराना सिखाती थी, वो अब खुद मुस्कुराना छोड़ चुकी थी। पर आरती जी ने कभी भी इस बारे में शिकायत नहीं की कि क्यों अभय जी ने उन्हें अपनाया नहीं। वक्त बीतने के साथ ही अभय जी का धैर्य अब टूटने लगा। वो अब बिल्कुल ही अपने दिलों के हाथों मजबूर होने लगे और वो कोशिश करने लगे, और अब उनका दिल पिघलने लगा था। उस दिल में अब दोबारा प्यार का बीज पनपने लगा, जिससे अभय जी भी महसूस कर पा रहे थे, और दिल के साथ हार कर उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। आरती जी तो पहले उन्हें प्यार करती थी। जल्द ही उनकी शादी भी हो गई, और कुछ वक्त के बाद अदिति जी की मौत। शादी के 2 साल के बाद रूही का जन्म हुआ। साहिल अब किसी से भी बात नहीं करता था, बस खाना खाने बाहर आता, फिर जाकर अपने कमरे में अकेला बैठ जाता। लेकिन जब चाहत और साहिल की जिंदगी में फिर से खुशियां भर गई। वैसे तो साहिल सबसे ही प्यार करता, घर पे शांत बच्चा था, पर सबकी बात भी समझता और मानता भी था। लेकिन चाहत ने उसे खुद से प्यार करना सिखाया। साहिल ने दिल में चाहत की जगह बहुत बड़ी थी, जिससे वो शब्द में कभी बयान नहीं कर सकता था। आरती जी की ही वजह से रूही के अंदर काफ़ी शक्तियाँ थी, क्योंकि कोई रूही तक ना पहुंच पाए, इस वजह से उसे बहुत समय तक एक सेफ जगह पर ही रखा गया था। अब आते हैं कहानी में। वहीं सामने के सीन को देखकर अभिमन्यु, अवनी और रेहान काफ़ी शौक में थे। रेहान ने रूही की तरफ देखा। रूही ने रेहान का हाथ पकड़कर अपनी पलकें झपका दी। तभी साहिल आगे आकर बोला, मम्मा, नेहा आप रोना धोना बंद करो, आज खुशी का दिन है, तो कोई नहीं रोने वाला। साहिल की बातों पर नेहा आरती जी से अलग होकर मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु, अवनी और रेहान के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जो अब और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। आखिर साहिल आरती जी को मम्मा क्यों कहता है? सबसे ज़्यादा हैरानी तो अवनी को ही थी कि वो एक बार आरती जी को देखती तो एक बार साहिल को। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर झटका और इन सब बातों को दूर किया। अभिमन्यु के दिमाग में भी बस यही सवाल थे। तभी उसे अपनी शर्ट के स्लीव में कुछ हलचल महसूस हुई। अभिमन्यु के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो सामने ही देखता रहा। अभिमन्यु ने वहाँ से हटकर एक फ़ोन कॉल का बोलकर दूसरी तरफ चला गया। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। उसने सबकी तरफ एक नज़र देखकर अभिमन्यु के पीछे पीछे चली गई। चाहत जब कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ी, तभी करण ने एक रूम से बाहर निकलकर चाहत का हाथ पकड़ उसे अंदर कर लिया।
चाहत जब कॉरिडोर से बाहर होते हुए आगे बढ़ी तभी अभिमन्यु ने एक रूम से बाहर निकलकर जल्दी से चाहत का हाथ पकड़कर उसे अंदर कर लिया। चाहत पहले तो डर गई, फिर अभिमन्यु को सामने देखकर उसने एक राहत की सांस ली। वो कुछ बोलती कि तभी उसे कुछ याद आया कि अभिमन्यु उसे इग्नोर कर रहा था। ये याद करते ही चाहत मुड़कर वहाँ से जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। चाहत के पूरे शरीर में एक मीठा सा एहसास हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने अपना हाथ अपने आप अभिमन्यु के हाथों पर आ गया। अभिमन्यु ने चाहत के साइड फेस को देखा और झुककर चाहत के कंधों पर किस कर लिया। चाहत तो भूल ही गई थी कि वो अभिमन्यु से कुछ देर पहले नाराज़ थी। अभिमन्यु ने धीरे से चाहत के कानों में कहा, छोटी खरगोश। चाहत ने अपने धड़कते दिल के साथ कहा, अभिमन्यु की वॉइस काफ़ी सेडक्टिव थी। उसने चाहत के इस वक्त झेल नहीं पा रही थी। अभिमन्यु उसी तरह से आगे बोलता है, दिल कर रहा है तो मैं ऐसे ही अपने पास रखूं, एक पल के लिए भी खुद से दूर ना करूं। अभिमन्यु की बात सुनकर चाहत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु आगे बोलता गया, और एक बात भी कहनी है। चाहत, कहिए। अभिमन्यु कुछ पल रुका, क्योंकि इस वक्त उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो किस तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था ये बस वही जानता था। जब चाहत ने देखा अभिमन्यु कुछ नहीं बोल रहा तो वो अपना चेहरा मोड़ने को हुई कि तभी अभिमन्यु बोलता है, अब सच में दूरी बर्दाश्त नहीं होती, हमेशा के लिए मेरी हो जाओ चाहत। अभिमन्यु अपनी बेचैन नज़रों से चाहत को ही देख रहा था। चाहत मुड़कर उसकी तरफ अपना चेहरा करती है। अभिमन्यु के मुंह से अपना नाम सुनकर चाहत के दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई थी। चाहत अब अपने एहसासों को समझने लगी थी। अभिमन्यु को और उसकी आंखों को पढ़ने लगी थी। उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे थे। चाहत आगे बढ़कर अभिमन्यु के सीने में समा गई। अभिमन्यु ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अभिमन्यु खुद के जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी चाहत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, चाहत, हमें आपसे कुछ कहना है। अभिमन्यु, किस बारे में, बोलो। चाहत, अपने दिल के एहसास बताने हैं आपको। अभिमन्यु झट से चाहत से अलग होकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। हे फ्रेंड्स, तो चलिए आगे की कहानी आगे सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।